हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो से हम लोगों ने बिहार बोर्ड साइंस के मॉडल सेट क्वेश्चंस के हल करना शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने आपके मॉडल सेट 1 के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हल किए थे और इस वीडियो में हम उसी सेट के 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। फर्स्ट है OH एंड सेकेंड है CHO, यानी कि फर्स्ट है आपका एल्कोहल ग्रुप, सेकेंड है आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड है COO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप एंड फोर्थ है COOH ग्रुप यानी कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोनिल ग्रुप। जब आपका प्रोपेनॉन है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है मिथेनोइक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेनॉन एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये जानिए कि एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो देखिए, जब हम किसी भी एसिड मतलब किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग IUPAC नेम रखते हैं तो हम उसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं, जो क्रियाशील मूलक जुड़ा होता है उधर साइड से। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, एक इधर दो, तो ये आपका मीथ हुआ, ये एथ हुआ। इसको क्या कहेंगे, मीथ एथ। और आपका एसिड है तो मिथ इथेनोइक एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि एसिटिक एसिड का जो है IUPAC नेम वो एथेनोइक एसिड होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि में जो अशुद्ध धातु है वो कहाँ प्राप्त होते हैं, एनोड पर प्राप्त होते हैं, कैथोड पर प्राप्त होते हैं या अपघट्यों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो देखिए, वही करें कि आपका ऑप्शन नंबर ए है एनोड है, सेकंड नंबर कैथोड है, थर्ड ऑप्शन है अपघट्ट है और फोर्थ ऑप्शन इनमें सभी। तो देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अशुद्ध धातु प्राप्त होते हैं वो आपके हमेशा एनोड पर प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जो हम लोगों का आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन डोबेराइनर ने, सेकंड ऑप्शन न्यूलैंड्स ने, थर्ड ऑप्शन मेंडलिफ ने एंड फोर्थ ऑप्शन है हेनरी मोजले ने। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा कि अष्टक नियम जो है डोबेराइनर ने प्रतिपादित किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है या परमाणु आयतन का आवर्ती फलन। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके नियमों के अनुसार तत्व का जो गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड आयन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन आयन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्साइड आयन। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर होगा कि जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी होता है। पादप में जो जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जल के वहन के लिए, सेकंड ऑप्शन है भोजन के पाचन के लिए, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि पादप में जो जाइलम होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ADP, सेकंड ऑप्शन है ATP, थर्ड ऑप्शन है DTP एंड फोर्थ ऑप्शन है PDP। तो स्टूडेंट्स, जो ऊर्जा मुद्रा होती है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो ATP होती है। और ATP कहाँ बनती है, ATP का जो निर्माण होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं अर्थात ऊर्जा ग्रह कहते हैं और ऊर्जा ग्रह में ही ऊर्जा मुद्रा का निर्माण होता है जिसे हम ATP कहते हैं। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एग्जाम में अक्सर इसका ये फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ATP का फुल फॉर्म होता है फॉस्फेट, ठीक है, वो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी कि जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है शिरा से, सेकंड ऑप्शन है रंध्रों से, थर्ड ऑप्शन है मध्य शिरा से एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कि जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हृदय में से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है
नील फेफड़ों द्वारा, सेकंड ऑप्शन है नीलाय द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अलिंदों द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो हृदय से रक्त को शरीर संपूर्ण शरीर में नीलाय द्वारा पंप किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीन, सेकंड ऑप्शन है साइटोकाइनिन एंड थर्ड ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो देखिए, जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर जिसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जड़ की जब अधोगामी वृद्धि होती है तो वो किस प्रकार के अनुवर्तन कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, थर्ड ऑप्शन है जलानुवर्तन एंड फोर्थ ऑप्शन है रसायनानुवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुत्वानुवर्तन के कारण ही जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी किस मस्तिष्क का भाग है? क्योंकि मस्तिष्क हमारे 3 भाग में बटी होती है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, सेकंड ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, थर्ड ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा या प्रसित मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आपके पॉन्स मेड्यूला और अनुमस्तिष्क है वो आपके मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वमन, सेकंड ऑप्शन है चबाना, थर्ड ऑप्शन है लार आना एंड फोर्थ ऑप्शन है हृदय का धड़कना। अनैच्छिक क्रिया मतलब है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, जो आप खुद ब खुद होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वमन, सेकंड ऑप्शन है चबाना, थर्ड ऑप्शन है लार का आना एंड फोर्थ ऑप्शन है हृदय का धड़कना। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हृदय का धड़कना। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन का जो है मुकुलन जो है अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। तो यह जो मुकुलन की क्रिया है यह किस में होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा में, सेकंड ऑप्शन है ईस्ट में, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में एंड फोर्थ ऑप्शन है लिस्मानिया में। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी ईस्ट आपका राइट आंसर है कि मुकुलन जो है वो अमीबा में होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वृषण में, सेकंड ऑप्शन है गर्भाशय में, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए यानी कि आपका वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है परागकोश, सेकंड ऑप्शन है वर्तिकाग्र, थर्ड ऑप्शन है वर्तिका एंड फोर्थ ऑप्शन है अंडाशय। तो देखिए, ये पुष्प का जो फल बनने वाला भाग होता है वो आपका अंडाशय होता है। अंडाशय जब विकसित हो जाता है तो वो एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, 8 की ओर। 38 है आपका क्वेश्चन नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, सेकंड है स्त्रियों में, थर्ड ऑप्शन है पुरुषों या स्त्री दोनों में और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो लिंग जोड़ा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, वो एक्स होते हैं और एक एक्स और वाई होता है। तो वही कह रहा है कि कौन सा लिंग जोड़ा जो है जिसका गुणसूत्र पूर्ण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष या स्त्री दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि पुरुषों में आपका लिंग जोड़ा का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्योंकि देखिए एक्स और वाई दोनों पाया जाता है पुरुषों में और महिलाओं में सिर्फ एक्स पाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 39 है, सॉरी देखिए आप मिस्टेक हो गई क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? देखिए, एक्स है और एक्स वाई है। तो ये जो है ये तो आपका विषम हुआ, इसमें एक्स वाई है यानी कि आपके 2 तरह के गुणसूत्र है। लेकिन जो आपका इस ये है एक्स है यानी कि ये पूरा एक जोड़े में है। ठीक है, ये 2 का एक पेयर है और ये सिंगल है। तो यानी कि सवाल सही से समझिए। देखिए, अक्सर होता है सवाल समझने में मिस्टेक होती है और आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं हमारे एक्स और वाई, तो किसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? या जो कहने का मतलब कि जो दोनों संख्या है वो एक तरह की हो यानी कि जोड़े के रूप में होनी चाहिए। तो ये जो एक्स है वो एक तरह का है और यह किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्मों के कितने युग्म होते हैं? देखिए,
कह रहा है युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। कितने जोड़े होते हैं तो आपके? बताइए कितने जोड़े होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 23 जोड़े। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ आते हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा। सेकंड ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। थर्ड ऑप्शन है फसलों के छिलके, केक एवं रबर। फोर्थ ऑप्शन है केक, लकड़ी एवं घास। कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा जो है जैव निम्नीकरण के, यानी कि जो आपका जैविक तौर पे जल्दी से निम्नीकरण हो जाए, यानी कि अपना अपघटित हो जाए। तो आपका पहला ऑप्शन है घास, पुष्प। देखिए घास और पुष्प है, ये दोनों तो अपघटित हो जाएंगे, लेकिन चमड़ा अपघटित नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है घास और लकड़ी तो अपघटित हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक अपघटित ईजिली नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है फसल के छिलके तो ठीक है, केक भी ठीक है, लेकिन रबड़ आपका जल्दी नहीं गलेगा, निम्नीकृत नहीं होगा। आपका फोर्थ ऑप्शन है केक, लकड़ी और घास। ये तीनों चीज़ें हैं जो जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी कि आपका 40 का ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इन 2 वीडियो में आपका मॉडल सेट 1 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपसे हम लोग मॉडल नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इससे लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू।